लंबे बाल वाली देवरानी दरवाजे पर खड़ी है, जिसकी सास आरती उतार रही है। पर वहीं दूसरी ओर दो गंजी जेठानी झूम झूम कर नाच रही हैं। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी देवरानी को देख। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। सही कहा शीला तुमने, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे पागल हो गई हो क्या तुम दोनों अपनी देवरानी देखकर जो नीचे जा रही हो? लग तो ऐसा रहा है भाई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दरवाजे पर खड़ी अपनी लंबे बाल वाली देवरानी को देख दोनों गंजी जेठानी इतनी खुश हो रही थी? आखिर कौन से सपने सच करवाने वाली हैं वो दोनों अपने लंबे बाल वाली देवरानी से? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ प्लीज मान जाओ, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। हाँ माँ जी, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। देखिए ना कितनी सुंदर है और उसके बाल कितने ज्यादा लंबे हैं। मुझे तो लगता है हमारे देवर के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगी। माँ जी मान जाइए ना हमारे लिए प्लीज। बहू पर लव मैरिज चलती नहीं है, पर तुम दोनों इतना जिद कर रही हो तो ठीक है। शांति के हाँ बोलते ही पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द देखते ही देखते समीर की शादी काव्या से हो जाती है। और काव्या जब दुल्हन के जोड़े में समीर के साथ आती है तो एक तरफ शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है, तो वहीं दोनों गंजी जेठानी नाच रही होती हैं। और उन्हें नाचता देख काव्या मन ही मन कहती है, ये तो सही स्वागत हो गया मेरा। घर में कदम रखा नहीं कि सामने दो गंजी जेठानी खड़ी होकर नाचने लगी। वैसे अब मजा आएगा। मेरे हाथों की खुजली शांत होगी जब मैं इनके गंजे सर पर तबला बजाऊंगी। अपनी गंजी जेठानियों को देख जहां काव्या मन ही मन हंस रही होती है, तो वहीं अपनी बाल वाली देवरानी को देख दोनों गंजी जेठानी खुश होती हैं। अब अगले दिन काव्या की पहली रसोई होती है, जहां वो सबके लिए खाना बनाती है। बहू, मेरा बेटा तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, पर अब लगता है कि वो सही तारीफ कर रहा था तेरी। हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा है। हाँ, ये पनीर की सब्जी तो बहुत अच्छी है। वैसे काव्या जितनी सुंदर तुम्हारी बाल हैं उतना ही अच्छा तुमने खाना भी बनाया है। वो सब तो ठीक है जेठानी जी, पर आपके सर पर ये सुनसान जमीन कैसी? इस पर कोई खेती क्यों नहीं है? काव्या, ये कैसे संस्कार हैं तुम्हारे? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। कोई बात नहीं देवर जी, काव्या हमारी देवरानी है और उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या बताए देवरानी जी, शादी के बाद एकदम से बाल झड़ने लगे और देखते ही देखते हम दोनों गंजे हो गए। पर हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि हम गंजे क्यों हुए। हमने बहुत सारे तेल, महंगे प्रोडक्ट लगा लिए पर कोई असर नहीं हुआ। बहू, मैंने तुम दोनों से कितनी बार बोला है, खाते टाइम ऐसी बातें मत किया करो। शांति के डांटने पर वो सब चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद खाना खाकर समीर और दोनों जेठ अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, तो वहीं पूरा परिवार अपने अपने कमरे में और काव्या अपने कमरे में जाकर अपने दोस्त को फोन करते हैं। अरे यार, मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे तो बहुत मस्त ससुराल मिला है। ससुराल में आते ही जो एंटरटेनमेंट हुआ मेरा, मैं तुझे बयां नहीं कर सकती। मेरी दोनों जेठानी ही गंजी हैं, उनका चमकता गंजा सर देख मेरी हंसी नहीं रुकती। तेरे लिए तो बढ़िया है ना। वैसे भी तेरे हाथों में बहुत खुजली होती है। लोगों का गंजा सर देखकर तेरे हाथ अपने आप ही तबला बजाने लगते हैं। तो अब तक तूने अपनी जेठानी के सर पर हाथ फेरा या नहीं? अभी तक मौका नहीं मिला है, पर मैं मौके की तलाश में हूँ। काव्या अपनी दोस्तों से अपनी दोनों गंजी जेठानी का मजाक बना ही रही होती है कि तभी वहां उसकी दोनों जेठानी आ जाती हैं और घबराते हुए फोन रख देती हैं। अरे तुम हमें देखकर डर गई? हम तुम्हारी जेठानी हैं, कोई भूत नहीं। माना कि हम गंजे हैं, पर हमसे डरने की जरूरत नहीं। और हम तो तुमसे दोस्ती करने के लिए आए हैं। तुम अभी नई हो, बोर हो जाती हो ना? वो तो है जेठानी जी। वैसे जेठानी जी, क्या मैं एक बार आपके टकले को छू सकती हूँ? दरअसल क्या है ना, मैंने इतना सुंदर टकला नहीं देखा कभी। वैसे हम अपने सर पर किसी को हाथ फेरने नहीं देते, पर तुम हमारी देवरानी हो इसलिए तुम्हें मौका दे रहे हैं। ये बात सुनते ही काव्या हाथ फेरने के बहाने अपनी दोनों जेठानी के सिर पर तमाचा मार देती है। माफ करना, लगता है गलती से मैंने आपके गंजे सर पर तबला समझकर मार दिया। आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं। अक्सर बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपना सर छुपाकर चलते हैं। वैसे तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, तुमने क्या लगाया था हमें भी बताओ ना, ताकि हमारे बाल भी तुम्हारे बाल की तरह सुंदर हो जाए। बदले में जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। अरे वाह, इतना सुनहरा मौका मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। अब आएगा ना मजा। हाँ हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं। वैसे आपको पता है मैं रोज अपने सर में नारियल का तेल लगाकर सोती हूँ।
पर जब से शादी हुई है मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरे सर में तेल लगा दो तो मैं आपसे बताती हूँ कि मैं बचपन में कौन सा तेल लगाती थी जिससे मेरे बाल बड़े हुए। हाँ हाँ काव्या, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। क्योंकि शीला और सिमरन दोनों को काव्या से काम था, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानती हैं। पर काव्या उनका फायदा उठाती है और अपनी दोनों जिठानियों से तेल लगाकर सोने का नाटक करती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। काव्या, इतने दिन हो गए पर अभी तक तुमने कुछ नहीं बताया। अगले हफ्ते तुम्हारी जेठ जी के साथ मुझे पार्टी में जाना था, पर क्योंकि मैं गंजी हूँ इसलिए उन्होंने मुझे साथ में चलने से मना कर दिया। अब तो कुछ बताओ। दीदी, आप मुझसे नुस्खे पूछ रही हैं, जबकि मैं आपके लिए एक शैम्पू बना रही हूँ जिसे लगाने से 1 महीने में आपके सर पर बाल आ जाएंगे। पर कुछ दिनों से घर के काम ही इतने बढ़ गए हैं कि मैं आपके लिए वो शैम्पू नहीं बना पा रही। अगर ऐसी कोई परेशानी थी तो हमें बताना था, हम घर के सारे काम कर देंगे, तुम बस हमारे सर पर बाल लाने की सोचो। इस तरह एक बार फिर काव्या अपनी दोनों गंजी जिठानियों को बेवकूफ बनाकर घर के काम करवाती हैं। पहले वो दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करती हैं, फिर ढेरों बर्तन धोती हैं और फिर उसके बाद कपड़े धोती हैं। वो ये सब करके अपनी देवरानी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, हमने सारा काम कर दिया है तुम्हारा, तुम शैम्पू पर काम कर तो रही हो ना? हाँ कर रही हूँ, पर अब मुझे खाना भी बनाना है, तो पहले बना लो फिर उस पर काम करूंगी। अरे हम है ना, हम बना देंगे तुम्हारे टाइम का खाना, तुम बस वो शैम्पू बनाओ। इतना कहकर वो दोनों खाना बनाने चली जाती हैं। और जब खाना बन जाता है तो काव्या एक सस्ती सी हर्बल शैम्पू को बोतल लाकर दोनों जिठानियों को दे देती है, जिसे लेकर वो दोनों अपने कमरे में जाती हैं और पीछे से वो काव्या सबको रात का खाना परोसती है। तभी शांति उससे पूछती है, काव्या, तेरी दोनों जेठानियां कहाँ है? मारी, आज मैंने उनको हर्बल शैम्पू बनाकर दिया है, पूरा दिन उसमें लग गया और फिर खाना बनाया। मैं तो थक गई और वो दोनों बस उसी को लेकर अपने कमरे में जाकर अपने गंजे सर पर लगा रही हैं। ये दोनों नहीं सुधरेंगी यार, सारा काम छोड़कर वो अपने गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए बैठी हैं। क्या? अभी बताती हूँ उनको। शांति खाना खाकर दोनों जिठानी के कमरे में एक एक करके जाती हैं और उनको खूब सुनाती हैं, जिसका काव्या मजा खूब लेती है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। शीला और सिमरन काव्या के पास आती हैं। काव्या, तुमने तो कहा था कि अगर हम 1 महीने तक ये शैम्पू लगाएंगे तो हमारे सर पर बाल आ जाएंगे, पर ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बहू, तुम दोनों फालतू की चीज करनी छोड़ दो, अब तुम्हारे सर पर कभी बाल नहीं आएंगे। काम चोरी बंद करो और देवरानी का हाथ बटाओ काम में, बेचारी सारा दिन लगी रहती है। अपनी सास की बातें सुनकर तीनों कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती हैं। और शाम को एक बार फिर शीला और सिमरन काव्या के पास आती हैं। काव्या, तुमने जो जो कहा हमने वो सब किया, सर में एलोवेरा जेल लगाया, तुम्हारा दिया हुआ तेल लगाया, तुम्हारा बनाया हुआ शैम्पू लगाया, पर कोई असर नहीं हुआ। अरे यार, इन टकलियों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? एक काम करती हूँ, आखिरी बार मजे ले लेती हूँ इनसे। दीदी, अब तो एक आखिरी रास्ता है, इसे 100% आपके सर पर बाल आ जाएंगे। मैं भी जब सब कुछ करते करते थक गई थी तो मैंने ये नुस्खा अपनाया था। आप अंडे में लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालकर अपने सर पर लगा लो। सुनने में थोड़ा अजीब है पर बहुत फायदेमंद है। काव्या, तुम सच कह रही हो? अगर इसके साइड इफेक्ट हो गए तो? क्योंकि मैंने ऐसे नुस्खे कभी नहीं सुने। दीदी, ये 100 साल पुराना नुस्खा है और अच्छे नुस्खे कोई नहीं बताता। अब मर्जी आपकी है, अगर सर पर बाल चाहिए तो देख लीजिए। सिमरन और शीला के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जैसे काव्या ने बोला था वो वैसा दोनों करती हैं। पर अंडा, लाल मिर्च और मुल्तानी मिट्टी लगाने की वजह से उनके सिर में बहुत जलन होने लगती है। काव्या, इससे कितनी देर रखना है, मुझे बहुत जलन हो रही है। आप दोनों कितने बेवकूफ हैं, सर पर बाल लाने के लिए क्या कुछ भी करने को तैयार हैं। हद होती है जेठानी जी। यहाँ मेरी भाभी दर्द से तड़प रही है और तुम हंस रही हो। तुम मेरी भाभी के हालातों का, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, उन पर हंस रही हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। गलती की मैंने तुमसे शादी करके। भाभी, आप जल्दी से जाकर सिर धो लो, इससे पहले कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो। जाओ जल्दी से सिर धो जाकर दोनों। अब जल्दी से शीला और सिमरन अपना सिर धोकर आती हैं, पर तब तक उनके सिर पर रेड रैशेज हो जाते हैं। और ये देखकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों जिठानियों से माफी मांगती हुई उनसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों की मासूमियत का फायदा उठाया। मैं भूल गई थी, एक समय पर मेरे भी बाल झड़ने लगे थे, पर गंजी होने से पहले मैंने अपना महंगा ट्रीटमेंट करवाया था। आप मुझ पर आखिरी बार विश्वास कीजिए और डॉक्टर के पास चलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके सर पर भी बाल आ जाएंगे। बहू, एक आखिरी बार भरोसा कर ले, मुझे विश्वास है अब बहू को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। काव्या के विनती करने पर एक बार
और शीला और सिमरन उस पर विश्वास करती हैं और वो लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं जहां से काव्या ने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। समय यूं ही बीतता है और 6 महीने के अंदर सिमरन और शीला के सिर कंधे तक बाल आ जाते हैं। अमीर राधिका अपने बेटे राजू के साथ घर के बाहर अपना चिकन कोरमा का डिलीवरी पार्सल ले रही होती है, जिन्हें पड़ोस में गरीब घर के बाहर बैठा गोलू जो पानी वाली सब्जी और रोटी खा रहा देख रहा है। तभी राजू चिकन कोरमा देखकर बोलता है, माँ बहुत गंदी हो, मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे चिकन टिक्का और चिकन लॉलीपॉप खाना, आप खिला ही नहीं रही। अरे बेटा, एक बार उस गरीब गोलू को देख, उसको रोज पानी वाली सब्जी और रोटी खाने को मिलती है और तुम ऐसे छोटी सी चीज के लिए जिद कर रहे हो। तुम देखो मैं तुम्हें कितनी महंगी महंगी चीज खिलाती हूँ। इतना बोलकर राधिका अपने बेटे को घर में ले जाती है और ऑनलाइन नवाबी चिकन मंगवाती है। तो वहीं गोलू रोते हुए घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ रोज राजू के घर में चिकन बनता है और हमारे घर में ये पानी वाली सब्जी, मुझे नहीं खानी पानी वाली सब्जी, आज मुझे सूखी सब्जी खानी है। हाँ बेटा, आज तुझे हम सूखी वाली ही सब्जी खिलाएंगे। बहू मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तू आज तो जो भी सब्जी तेरे पास रखी है तो उनसे सूखी सब्जी ही बना लेना। इतना बोलकर आशा सब्जी लेने के लिए चली जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन विशाखा सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तो वहीं पर अमीर राधिका चिकन शॉप से पैकेट वाले मीट ले रही होती है। भैया आप ना मुझे इसमें से 1 किलो आलू दे दो। माँ जी देख रही हो कैसे गरीब लोग सड़ी गली सब्जियों में से छांट कर सब्जियां लेते हैं। अरे बहू, गरीबों की किस्मत में तो सड़ी गली सब्जी ही लिखी रहती है। वो हमारी तरह पैक्ड चिकन थोड़ी ना खा सकते हैं। बेचारों ने लास्ट टाइम कब चिकन खाया था इन्हें तो याद भी नहीं होगा। अमीर सास बहू गरीब सास बहू का मजाक बनाकर चिकन लेकर घर चली जाती हैं और दोनों सास बहू जब उदास चेहरा लेकर घर जाती हैं और करिश्मा को पता चलता है कि एक बार फिर उसकी अमीर पड़ोसन ने उनकी गरीबी का मजाक बनाया तो वो भी इस बार पीछे नहीं हटती और बाहर बैठकर सब्जी काटने के बहाने पड़ोसन को सुनाती है जो पौधों में पानी दे रही है। गरीब हम हैं और जलन अमीर लोगों को है, मानो जैसे कि वही हमें खाने को देते हैं। अरे रूखा सूखा गीला जैसा भी खाना होता है हम खुद खाते हैं। ये बहुत ज्यादा बोलती है, एक दिन तो मैं इसकी बोलती बंद करवा कर रहूंगी। करिश्मा की बातें सुनकर राधिका मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। तो वहीं गरीब बहू सबके लिए खाना बनाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी हमारे घर में 5 लोग हैं और सब्जी तो सिर्फ 3 लोगों के हिसाब से ही बन पाई है। अगर खाना कम पड़ गया तो? कोई बात नहीं भाभी, 2 दिन पहले तो हमने सूखी सब्जी खाई थी, इसलिए आप थोड़ा पानी मिला दो। सब्जी कम पड़ने की वजह से विशाखा खाने में पानी डाल देती है। जहां एक तरफ गरीब परिवार सब्जी न होने की वजह से या खाना कम पड़ने की वजह से सब्जी में पानी डालते हैं, तो वहीं आए दिन अमीर राधिका के घर में चिकन आता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन राजू के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहां राधिका अपनी अमीर का शो ऑफ करने के लिए घर में बहुत सारा चिकन मंगवाती है। हेलो बेटा, तुम सबके लिए चिकन लबाबदार, चिकन लॉलीपॉप, कढ़ाई चिकन मंगवाया मैंने। क्या पता तुम लोगों ने आज से पहले इतना चिकन खाया हो या ना खाया हो। अब सब मिलकर चिकन खाते हैं। आंटी ये चिकन तो बहुत लाजवाब है, हमारे घर में तो महीने में 3 से 4 बार चिकन बनता है। क्या तेरे घर में सिर्फ महीने में 3 से 4 दिन चिकन बनता है? हमारे घर में तो रोज बनता है और मैं तो बहुत चिकन खाता हूँ। माँ अब मुझसे अब ये और चिकन नहीं खाया जा रहा, मैं घर के बाहर फेंक दूं क्या? क्योंकि राजू और चिकन नहीं खा पाता इसलिए वो सारे चिकन घर के बाहर जाकर रख देता है। पर राजू के घर से आ रही आवाज सुनकर गोलू बाहर आता है और घर के बाहर रखा छोड़ा हुआ चिकन देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो राजू के घर से चिकन उठाकर अपने घर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी वहां काम पर से विनीत आता है और अपने बेटे को झूठा चिकन खाता देख उसे एक थप्पड़ मारता है। ये कहां से उठाकर लाया है? किसका झूठा चिकन खा रहे हैं? क्या हम तुम्हें खाने को नहीं देते? पर पापा चिकन का 1 महीने से ऊपर हो गया और घर में भी कभी सब्जी कम पड़ जाती तो कभी माँ पानी मिला देती। अगर कोई घर में आ जाता तो उनको अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में माँ खाने में पानी मिला देती। मुझे गंदा खाना नहीं खाना, अच्छा ही खाना खाना था, इसलिए मैंने राजू के घर के बाहर रखे हुए झूठे चिकन उठा लिए। गोलू की बातें सुनकर विनीत उदास हो जाता है और इसी तरह से समय गुजरता है और एक दिन विकास नाम का एक व्यक्ति अमीर रंजीत और राधिका के घर आता है। अरे भाई कैसा है तू? भूल गया अपने बचपन के दोस्त को? अरे नहीं भाई, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। वैसे तू तो विदेश गया था, अब तो तू भी नोट छाप रहा होगा। अरे कहाँ यार,
विदेश जाकर तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। वहां गया किसी और काम के लिए था और हुआ कुछ और, इसीलिए वापस आ गया। इसका मतलब तू आज तक कुछ नहीं कर पाया? अभी भी तेरी वही हालत है? हाँ भाई, हालत तो वैसे अभी वही है, गरीबों जैसी हालत। पर तुझे देखकर लग रहा है कि तू काफी अमीर हो गया है। अपने परिवार से नहीं मिलाएगा क्या? आंटी, भाभी, बच्चे कहाँ हैं? रंजीत, ये कौन है जिससे तुम इतना प्यार से बातें कर रहे हो? अरे बहू, ये भी तेरे पति का ही दोस्त है। तेरा पति गरीबों के साथ पहले बहुत रहता था, पर अब तो विकास के हालात बदल गए हैं। विदेश जो गया था कमाने। क्यों बेटा? और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेहमान के लिए खाना लेकर आ। नहीं आंटी जी, अभी हालात वैसे के वैसे ही हैं, पर बहुत जल्द सुधर जाएंगे, इसलिए तो अपने दोस्त के पास आया हूँ। विकास की यह बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है और राधिका खाने में विकास को रात का बचा हुआ चिकन दे देती है और पूरा परिवार किसी न किसी बहाने से वहां से चला जाता है। अब बेचारा विकास अकेले ही बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के कई घंटे बाद नौकर जाकर प्लेट ले जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है, पर कोई विकास से बात करने नहीं आता। और शाम को, अच्छा यार, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अभी मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तू अब अपने घर जा सकता है। हम फिर मिलेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरा दोस्त कितना बदल गया है। अमीर क्या हो गया, ये तो अपने दोस्त ही भूल गया। जब ये इतना बदल गया है तो मेरा वो गरीब दोस्त विनीत, वो कैसा होगा? वो भी गरीब ही होगा। जब रंजीत अमीर होकर मुझसे सही से मिला नहीं, तो वो गरीब मेरे लिए क्या ही कर पाएगा। मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सोचते हुए विकास रंजीत के घर से निकल जाता है और वहां से अपने घर जाने लगता है। पर तभी काम पर से आते हुए विनीत की नजर विकास पर पड़ती है। अरे विकास भाई, तुम यहाँ गांव कब आए? अरे चलो, मेरे घर चलो। नहीं यार, अरे नहीं। पर क्यों? इतने दिनों बाद देखे हो, अब क्या अपने गरीब दोस्त से मिलोगे भी नहीं? घर चलो, वहां थोड़ी देर बैठ जाना और कुछ खा लेना। विनीत जबरदस्ती विकास को अपने घर साथ ले जाता है और विकास के बारे में अपनी बीवी को बताता है। और अपने घर में मेहमान को देख विशाखा थोड़ी परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने तो हम 5 लोगों के लिए ही खाना बनाया था। अचानक से घर में मेहमान आ गए, इनको हम कुछ भी खाने में नहीं दे सकते। आखिर विकास जी विनीत जी के बचपन के दोस्त हैं। अब मैं क्या करूं? बहू, एक काम कर, विनीत के दोस्त के लिए सूखी सब्जी निकाल दे और हमारी सब्जी में पानी मिला दे। हाँ भाभी, आप सब्जी में पानी मिला दो, जब तक मैं बिस्तर का इंतजाम करती हूँ। घर में मेहमान को देख विशाखा उसके लिए अलग से खाना निकाल देती है और अपनी सब्जी में पानी मिला लेती है। तो वहीं करिश्मा घर आए मेहमान के रुकने का इंतजाम करती है और पूरा परिवार विकास से बैठकर काफी सारी बातें करता है। और इसी बीच बार बार गोलू अपनी माँ और परिवार से कहता है, माँ, आज तो घर में मेहमान आए। आज के दिन तो आप चिकन बना सकती थी, पर फिर भी आपने घर आए मेहमानों को सूखी सब्जी, रोटी, दाल, चावल दिया और मुझे आज भी पानी वाली सब्जी दे दी। भैया, चाय लीजिए। अरे भाभी, ये तो आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हो बेचारे बच्चे के साथ। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, रात होने को है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यार, हम बचपन के दोस्त हैं। वो बात अलग है कि अमीर होने के बाद रंजीत बदल गया, पर मैं वैसा ही हूँ यार। बेटा, रुक जाओ। हाँ अंकल, आज रात रुक जाओ ना, क्या पता आपके यहाँ रुकने से हमारे घर में कल नॉनवेज बन जाए। गोलू की बातें सुनकर विकास हंसने लगता है और वो एक रात अपने गरीब दोस्त के पास गुजारता है। अगली सुबह अपने घर जाने लगता है तो पूरा परिवार उसे अच्छा खाना, चाय, नाश्ता देता है और विकास जाते हुए अपने गरीब दोस्त से कहता है, विनीत, मैं तो यहाँ अपने अमीर दोस्त के साथ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आया था, पर उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। उसको तो जब पता चला कि मेरी हालत अब भी गरीबों वाली है, तो यही मेरे लिए बदल गया। पर तूने इस गरीबी में भी मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपना बिजनेस तेरे साथ शुरू करूंगा। इस तरह विकास विनीत के साथ मिलकर अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, जो कि धीरे धीरे चल पड़ता है। और 2 साल बाद गरीब विशाखा के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और उसका परिवार भी हफ्ते में 2 से 3 बार चिकन खाता है।